आपने फोटो जरूर देखी होगी। ये वही फोटो है जो कभी किसी की टी शर्ट पर छपी होती है, दीवारों पर कभी पोस्टर बनकर लटकती है, कभी कॉलेज के जुलूस में लहराई जाती है और कभी किसी क्रांतिकारी की प्रोफाइल फोटो बन जाती है। बाल बिखरे हुए, नजरों में बगावत और सिर पर वो मशहूर सितारा लगी टोपी। लेकिन सवाल ये है कि ये है कौन? ये किसी के लिए मसीहा बना, किसी ने इसको कसाई कहा, कोई उसे तानाशाह मानता है, कोई आजादी का पैगंबर। ये था अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन लैटिन अमेरिका का भगवान। इस आदमी की कहानी की शुरुआत स्टेथोस्कोप से हुई थी, लेकिन मंजिल मिली बंदूक की नोक पर। जो डॉक्टर बना था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन बन गया क्रांति का सबसे बड़ा आइकन। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इंसाफ के नाम पर गोलियां चलाईं और खुद मार्क्सवाद का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। इसने अपने समय में अमेरिका की बढ़ती ताकत को ललकारा था। यह है 20वीं सदी के 100 सबसे महान लोगों में से एक। यह है अर्नेस्टो गुएरा, लेकिन दुनिया उसे चे के नाम से जानती है, चे गुएरा। अगर आप देश सेवा आईएएस आईपीएस बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लेकर आया है यूपीएससी आईएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। जीएस फाउंडेशन, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप। 14 जून सन 1928 को अर्नेस्टो गुएरा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ था। इसके माँ बाप दोनों पॉलिटिकली एक्टिव थे, यहां तक कि इनके पूर्वज आयरलैंड के क्रांतिकारी भी थे। इनके पिता ने खुद कहा था कि मेरे बेटे की नसों में आयरिश विद्रोहियों का खून बहता है। यही वजह है कि यंग एज में अर्नेस्टो गुएरा ने राजनीतिक विचारधारा को विकसित कर लिया था और अर्जेंटीना के तानाशाह जुआन पेरोन के विरोधियों में वे शामिल हो चुके थे। बहरहाल 1948 में अर्नेस्टो गुएरा ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत की। एक होनहार छात्र थे जिनकी दिलचस्पी शरीर को ठीक करने में थी, लेकिन उसमें एक और खून भी पल रहा था, एक और भूख भी पल रही थी, दुनिया को जानने, छूने और महसूस करने की भूख। इस भूख को शांत करने के लिए उसने पहली यात्रा सन 1950 में शुरू की, एक मोटर लगी साइकिल से 4500 किलोमीटर की। अर्नेस्टो ने अर्जेंटीना के ग्रामीण इलाकों पर चक्कर लगाया। इस यात्रा में उन्हें दिखाई दिया गांवों की गरीबी, इलाज से वंचित लोग और समाज जो सिर्फ नाम का जिंदा था पर जी नहीं रहा था। इसके बाद उन्होंने 6 महीने समुद्री जहाजों पर नर्स की नौकरी भी की, जिससे उन्हें लोगों की तकलीफों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस करने का मौका मिला। दूसरी यात्रा शुरू हुई 1951-52 में, जब वो अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनेडो के साथ 8000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले थे दक्षिण अमेरिका की धड़कन को छूने के लिए। मकसद था पेरू के अमेजन किनारे बसे सैन पाब्लो लेप्रोसी कॉलोनी में सेवा करने का। पर इस यात्रा ने उनके अंदर कुछ और ही जगह दिया। यहां चिली में अर्नेस्टो को पूंजीवाद का असली चेहरा दिखाई दिया।
चिली की चुक्की कामता कॉपर माइंस में उन्होंने मजदूरों की वो मजबूर हालत देखी जहां धूल से घिरे, बीमारी से कमजोर, बदतर हालत में मजदूर जी रहे थे। वहीं रेगिस्तान में उन्होंने एक जोड़े से मुलाकात की जिसके पास ठंड से बचने को एक कंबल तक नहीं था। अर्नेस्टो ने लिखा, ये कांपते हुए मांस और हड्डी के इंसान पूंजीवाद का शिकार हैं। पेरू में माचू पिच्चू की सुंदरता के साथ अर्नेस्टो ने देखा कि भूखे किसान जो बड़े जमींदारों के टुकड़े पर पलते थे। वहीं उन्होंने महसूस किया कि यह गरीबी कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि संगठित अन्याय का एक भयंकर नतीजा है। पेरू की सैन पाब्लो लेप्रोसी कॉलोनी में उन्होंने जो देखा वो हिला देने वाला था। यहां बीमार, बहिष्कृत, लाचार लोग थे, पर उनमें एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और भाईचारा भी था। अर्नेस्टो ने कहा कि जिनको समाज ने त्याग दिया वहीं सबसे ऊंची इंसानियत देखने को मिल रही है। इस यात्रा ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने खुद लिखा, मैंने गरीबी, भूख, बीमारी और इलाज की कमी को नजदीक से देखा है। एक पिता अपने बेटी की मौत को सामान्य मानता है क्योंकि उसके पास उसे बचाने का कोई साधन ही मौजूद नहीं है। वे समझ गए कि अगर वे सच्चे अर्थों में इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो केवल दवाएं ही काफी नहीं हैं। उन्हें बंदूक उठानी होगी सत्ता के ढांचे को बदलने के लिए। अर्नेस्टो अब दक्षिण अमेरिका को एक राष्ट्र की तरह देखने लगे थे। उन्हें महसूस हुआ कि यह महाद्वीप सिर्फ देशों का समूह नहीं है, बल्कि एक साझा पीड़ा, साझा शोषण और साझा संघर्ष का मैदान है। अर्नेस्टो गुएरा एक डॉक्टर था, लेकिन वो समझ गया कि उसके मरीजों को सिर्फ बीमारी ही नहीं, पूंजीवाद की भी परेशानी है। अर्नेस्टो गुएरा का मानना था कि साम्यवाद लैटिन अमेरिका के गरीब लोगों को बचाएगा। अब उसके मन में पूंजीवाद के प्रति घृणा पैदा हो चुकी थी। बाद में अर्नेस्टो मेडिकल स्कूल लौट आए और 1953 में मेडिकल की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन उन्होंने जल्द ही फिर से लैटिन अमेरिका की यात्रा की। जुलाई 1953 में अर्नेस्टो साउथ अमेरिका की यात्रा पर निकले। वो लीबिया, पेरू, इक्वाडोर, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और अल साल्वाडोर ये सब देखा और महसूस किया। दिसंबर 1953 में अर्नेस्टो गुएरा ग्वाटेमाला पहुंचे। यहां अब अर्नेस्टो की जिंदगी बदलने वाली थी। दरअसल उस दौर के ग्वाटेमाला में असली सत्ता किसी राष्ट्रपति के पास नहीं थी, बल्कि एक अमेरिकी कंपनी के पास थी। नाम था यूनाइटेड फ्रूट। ये केले का धंधा करती थी। ये कंपनी पहले होंडुरास को निकल गई, फिर ग्वाटेमाला और फिर पूरे लैटिन अमेरिका को अपने पूंजीवादी शिकंजे में इसने जकड़ लिया। ग्वाटेमाला में करोड़ों की जमीन हड़पी गई, तानाशाहों को खरीद लिया गया, जनता को गुलाम बना दिया गया। यहां खेतों में केले उगते थे, लेकिन जनता की थाली में उगती थी भूख। न जमीन थी, न हक, बस एक कंपनी का साम्राज्य था जिसमें जनता मजदूर थी, सरकार दलाल थी और देश बंधक बना हुआ था। लेकिन 1953 में ही कुछ बदला। कंपनी का यह खेल अब रुकने वाला था। इस समय ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति थे कर्नल हकाबो अरबेंज गुज़मैन। कर्नल हकाबो सुधारवादी लीडर थे। 1953 में ही उन्होंने भूमि सुधार लाने की कोशिश की और सुधार के तहत राष्ट्रपति अरबेंजो ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को जमींदारों से लेकर गरीब किसानों में बांटने की योजना शुरू कर दी थी। इस योजना से सबसे ज्यादा नुकसान यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को ही होना था, जिससे उसका मालिक अमेरिका नाराज था। गुएरा को यह बदलाव पसंद आया। उसे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के बारे में पता था। उन्हें महसूस हुआ कि इस अमेरिकन कंपनी का पूंजीवादी सिस्टम आम जनता के लिए बेहद नुकसानदायी है। उन्होंने जोसेफ स्टालिन की तस्वीर के सामने कसम खाई कि जब तक वो इस ऑक्टोपस जैसी कंपनियों को समाप्त नहीं कर देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने ग्वाटेमाला में रहकर खुद को सच्चा क्रांतिकारी बनाने का फैसला किया। यहां उनकी मुलाकात हिल्डा गायडा नाम की एक पेरुवियन महिला से हुई, जिसने उन्हें सरकार के अंदर ही कई बड़े लोगों से मिलवाया। उन्होंने कुछ क्यूबन क्रांतिकारियों से भी संपर्क किया जो फिदेल कास्त्रो से जुड़े थे। यहीं पर उन्हें उनके मशहूर नाम चे से जाना जाने लगा। चे शब्द अर्जेंटीना में दोस्त या भाई जैसे अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। बहरहाल मई 1954 में चेकोस्लोवाकिया से ग्वाटेमाला को हथियार भेजे गए। अमेरिका को लगा कि ग्वाटेमाला कम्युनिस्ट बन रहा है, इसलिए उसने CIA के ऑपरेशन PB सक्सेस के तहत तख्ता पलट की योजना बनाई। रेडियो, पर्चे और बमबारी से आर्बेंज की सरकार को बदनाम किया गया। 27 जून सन 1954 को आर्बेंज ने इस्तीफा दे दिया और CIA समर्थित कार्लोस कास्टिलो अरमास ने सत्ता संभाल ली।
अर्नेस्टो गुएरा इस तख्ता पलट से बेहद नाराज थे। उन्होंने लड़ने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन जब साथियों ने कुछ साथ नहीं दिया तो सिर्फ डॉक्टर बनकर घायलों की सेवा करने में लग गए। राष्ट्रपति आर्बेन्ज ने बाद में विदेशी समर्थकों को देश छोड़ने को कहा। अर्नेस्टो की जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने अर्जेंटीना के दूतावास में शरण ली और फिर मैक्सिको चले गए। लेकिन इस घटना ने चे की सोच में बड़ा बदलाव किया। ग्वाटेमाला में जो कुछ हुआ, चे गुएरा ने उसे काफी नजदीक से देखा। इस अनुभव ने उनके मन में अमेरिका के लिए नफरत भर दी थी। इस सोचने लगे कि आर्बेन्ज की चुनी हुई सरकार को अमेरिका ने केवल इसलिए गिरा दिया क्योंकि वो आम लोगों को जमीन देना चाहता था। अमेरिका की इस कार्रवाई ने चे के अंदर यह यकीन पक्का कर दिया कि अगर गरीबों के हक की बात करोगे तो अमेरिका तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अब चे पूरी तरह मान चुके थे कि मार्क्सवाद ही एकमात्र रास्ता बचा है। हथियारबंद संघर्ष ही जरूरी है और सशस्त्र जनता ही अपने हक की रक्षा कर सकती है। ग्वाटेमाला ही वो मोड़ था जहां चे को यकीन हो गया कि क्रांति सिर्फ बातों से नहीं होगी, हथियार उठाने होंगे और पहले वार करना होगा। बहरहाल चे गुएरा मैक्सिको सिटी आ गए। यहां उन्होंने शादी की उसी हिल्डा गाइडा से जहां कुछ और भी लोग क्यूबा से निर्वासित थे, उनसे मुलाकात भी हुई। वो चे को दो शख्स से मिलवाते हैं। नाम था फिदेल क्वास्त्रो और राउल क्वास्त्रो। साल था 1955। क्यूबा में उस वक्त तानाशाह बतिस्ता का राज था और पीछे समर्थन में खड़ा था अमेरिका। क्वास्त्रो ब्रदर्स यहां क्यूबा के तानाशाह फुल्गेंसियो बतिस्ता की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे। पहली मुलाकात में चे और फिदेल दोनों की चर्चा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हुई, लेकिन पहली ही मुलाकात में एहसास हुआ कि जब आग और पानी मिलते हैं तो या तो भाप बनती है या फिर तूफान। एक था आग और दूसरा था बर्फ। एक था आवेग में बहता दरिया तो दूसरा ठंडा लेकिन गहरा समंदर। एक दिल से सोचता था, दूसरा दिमाग से फैसला करता था। एक की सोच सिर्फ क्यूबा तक ही सीमित थी, दूसरे का सपना था पूरी दुनिया से अन्याय मिटाना। इतिहासकार कहते हैं कि अगर चे ना होता तो फिदेल शायद सिर्फ एक राष्ट्रवादी नेता बनकर रह जाता, और अगर फिदेल ना होते तो चे एक आदर्शवादी किताबों में दफन हो जाने वाले बुद्धिजीवी बनकर सिमट जाते। लेकिन असल जादू तब हुआ जब ये दोनों टकराए नहीं, बल्कि एक दूसरे में घुल गए। कोई आम मुलाकात नहीं थी ये दो विचारों की टक्कर थी जो एक ही लक्ष्य पर जाकर खत्म हो गई थी, जो थी क्रांति। चे ने कहा कि मैं पहले ही तैयार था किसी भी तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन फिदेल में कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक उम्मीद जलती थी जो मुझे भी जला गई थी। आगे चलकर चे और फिदेल ने मिलकर एक फौज बनाई, छोटी लेकिन जिद्दी, कमजोर लेकिन आग उगलती हुई। साल 1956। क्रांति की आग धधक चुकी थी। फिदेल क्वास्त्रो का 26 जुलाई आंदोलन अब सिर्फ एक सपना नहीं, एक मिशन बन चुका था। चे गुएरा उस छोटे से गुरिल्ला दल का हिस्सा थे जिसमें क्वास्त्रो भाई भी शामिल थे। इन लोगों ने जान हथेली पर रखकर बतिस्ता की फौज पर हमला बोल दिया। हमला नाकाम रहा, लेकिन बहुत से साथियों ने अपनी जानें गंवा दी। लेकिन जो कुछ भी जिंदा बचे उनमें से एक चे गुएरा भी थे। गोली चली, लहू बहा, लेकिन चे पीछे नहीं हटे। घायल थे फिर भी बंदूक नहीं छोड़ी। यही वो पल था जिसने फिदेल क्वास्त्रो को चे की हिम्मत का कायल बना दिया, और यहीं से डॉक्टर गुएरा बन गया कमांडर चे। लड़ाई लंबी चली, लेकिन अंत वही हुआ जो होना था। 1 जनवरी सन 1959 को विद्रोहियों ने सरकार को उखाड़ फेंका और क्यूबा की राजधानी हवाना में विद्रोही झंडा लहरा दिया गया। क्यूबा पर कब्जा कर लिया गया। राष्ट्रपति बतिस्ता देश छोड़कर भाग गया। फिर फिदेल क्वास्त्रो ने कम्युनिस्ट क्यूबा की नींव रख दी। वहीं गुएरा क्यूबा के नागरिक बन गए, अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और क्यूबा की ही एलिडा मार्च से शादी कर ली। क्वास्त्रो की कमान में गुएरा को ला कबाना जेल का कमांडर बना दिया गया। यही वो मोड़ था जिसने चे का चेहरा बदल दिया और छवि भी। दरअसल ला कबाना क्यूबा में एक पुराना किला हुआ करता था। क्रांति के बाद यह किला जेल बना और कमांडर बने चे गुएरा। यहां चे गुएरा ने एक वॉर ट्रिब्यूनल, एक क्रांतिकारी अदालत जो उन लोगों पर फैसला सुनाती थी जो कभी बतिस्ता के समर्थक थे, उसकी स्थापना की। चे ने 500 ऐसे लोगों को मौत के आदेश जारी किए जिन्हें कुछ अनुमानों के अनुसार जासूस या भगोड़ा माना जाता था। हर सजा के खिलाफ अपील का हक था और चे खुद हर अपील को पढ़ते थे और अंतिम फैसला देते थे। ये वो चे था जो अब मौत बांट रहा था।
चे अब बन चुका था कबाना का कसाई। आगे चलकर चे गुवेरा क्यूबा के नेशनल बैंक के अध्यक्ष बने, फिर बने इंडस्ट्री मिनिस्टर। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इसी समय चे ने भारत की भी यात्रा की थी। चे ने लिखा था कि भारत की इस यात्रा में सभी उच्च भारतीय राजनीतिज्ञों से मुलाकात हुई। पंडित नेहरू ने न सिर्फ आत्मीयता के साथ हमारा स्वागत किया, बल्कि क्यूबा की जनता के समर्पण और उसके संघर्ष में भी अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत से उन्होंने कई सारी चीजें सीखी। भारत ने सिखाया कि अगर देश को आगे ले जाना है तो दवाओं में शोध होना चाहिए, खेतों में विज्ञान होना चाहिए और प्रयोगशालाओं में इनकलाब। इन्हीं मोर्चों पर लड़ी जाती है आर्थिक आजादी की असली लड़ाई। बहरहाल चे गुवेरा और फिदेल कास्त्रो की क्रांति के बाद जब क्यूबा ने सोवियत संघ से हाथ मिला लिया तो अमेरिका बौखला गया, क्योंकि ये वही दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था पूंजीवाद वाला अमेरिका तो दूसरी तरफ था समाजवाद वाला सोवियत संघ। अब क्यूबा, जो अमेरिका के बगल में बस गया था, वो चला गया सोवियत संघ के खेमे में। तो अमेरिका ने तुरंत क्यूबा को झटका दिया। क्यूबा के सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। साल 1962 में जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करनी शुरू की तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई। इसे कहा गया क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन आखिरकार समझौता हुआ और मिसाइलें हटा ली गईं। इसी घटना के बाद सोवियत संघ और क्यूबा के रिश्तों में दरार आ गई। इधर क्यूबा की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा रही थी, ऊपर से अमेरिका के प्रतिबंधों ने उसे और गिरा दिया। और वहीं से चे गुवेरा के कई साथी नेता अब उनके विचारों से टकराहट रखने लगे थे। 1965 में फिदेल कास्त्रो ने घोषणा की कि चे जा चुका है। चे ने नागरिकता छोड़ दी, पद छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और एक चिट्ठी भी छोड़ दी। चे ने लिखा, जहां भी जरूरत होगी वहां लड़ूंगा। जब तक साम्राज्यवाद की आखिरी सांस नहीं टूटती मैं लड़ता रहूंगा। चे चला गया क्यूबा से, सरकार से, परिवार से, मगर वो आग जो बोली थी हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, वो अब पूरे विश्व में फैलने लगी थी। क्योंकि अब डॉक्टर गुवेरा नहीं, अब सिर्फ चे था, दुनिया के हर शोषित वर्ग से लड़ने वाला चे। क्यूबा में क्रांति जीत चुकी थी, लेकिन चे का मन चैन से बैठने वालों में नहीं था। उसके अंदर अब भी आग जल रही थी, पूरी दुनिया में अन्याय के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आग। और ये आग उसे लेकर पहुंची अफ्रीका के कांगो, एक ऐसा देश जो साम्राज्य की जंजीरों से आजाद तो हो गया था, लेकिन हकीकत में अभी भी विदेशी हितों की गुलामी कर रहा था। चे गुवेरा वहां पहुंचे, ना अपना नाम बताया, ना क्रांतिकारी रुतबा दिखाया। जंगलों में अफ्रीकी लड़कों के साथ दिन रात बिताए। चे ने यहां लॉरेंट डिसरे कबीले के नेतृत्व वाले कांगो विद्रोहियों को समर्थन और प्रशिक्षण दिया, उन्हें लड़ना सिखाया। लेकिन अफ्रीका की क्रांति अधूरी रही। भीतर ही भीतर गद्दारी, बाहरी हस्तक्षेप और लड़ाकों की निष्क्रियता ने चे को मायूस कर दिया। उन्होंने खुद लिखा, मैं वहां दूसरों के लिए लड़ रहा था, लेकिन जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते उन्हें आजादी कैसी दी जा सकती है। अफ्रीका के बाद अब चे फिर लौटे क्यूबा, लेकिन क्रांति का योद्धा अब शब्दों का तूफान बन गया था। साल था 1964, जगह थी न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा। चे मंच पर खड़े हुए और जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इन्होंने कहा कि अमेरिका, तुम मानवाधिकार की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत गरीबों की लाशों पर खड़ी है। जहां भी अन्याय है मैं उसके खिलाफ बंदूक उठाऊंगा, चाहे वह वियतनाम हो, कांगो हो या फिर लैटिन अमेरिका। यूएन के लोग सन्न हो गए। क्यूबा का यह डॉक्टर अब पूंजीवाद के लिए डरावना सपना बन चुका था और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। इसके बाद चे ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा और यह युद्ध था बोलीविया में। यहां चे ने अपना नाम बदला। चे बन गए रामोन। चेहरा बदल गया, हुलिया बदल गई, लेकिन इरादा वही रहा, दुनिया के हर कोने में क्रांति। दरअसल बोलीविया का तानाशाह रेने बैरिएंटोस अमेरिका का प्यादा था। यह अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा था। गुवेरा ने सोचा कि यहां भी क्रांति भड़काई जा सकती है। उन्होंने एक गोरिल्ला फोर्स बनाई और जंगलों में उतर गए। लेकिन इस बार मैदान उतना आसान नहीं था। यहां स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिला। गुप्त सूचनाएं लीक होने लगीं और फिर सामने आया अमेरिका का CIA। चे ने अपने बाल कटवा लिए थे, हुलिया बदल लिया था, लेकिन CIA को भनक लग गई थी कि रामोन ही चे है। CIA ने तुरंत ऑपरेशन चलाया गुवेरा को ढूंढ निकालने का।
अमेरिका ने बोलिविया के रेंजर्स को खुद ट्रेन किया, उन्हें सैटेलाइट इंटेल और हथियार दिए गए। फिर शुरू हुआ एक ह्यूमन हंट, जंगलों में, पहाड़ियों में और गांव में। चे गुएरा को खोजा गया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढता है। आखिरकार गुएरा पकड़े गए और तारीख थी 8 अक्टूबर सन 1967। यह चे गुएरा की आखिरी सुबह थी। बोलिवियाई रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया था और अगले दिन सुबह 9 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया, मौत का फैसला। चे के होठों पर आखिरी बात थी, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने आए हो, गोली चलाओ कायर, तुम सिर्फ एक इंसान को मारोगे, विचार को नहीं। ला हिगुएरा नाम के एक गांव में एक छोटे से स्कूल में उन्हें गोली मार दी गई। वहां मौजूद अमेरिका के एक CIA एजेंट ने बाद में कहा कि CIA उन्हें जिंदा रखना चाहता था, लेकिन शायद डर था कि अगर गुएरा जिंदा रहता तो उसकी सोच जिंदा रहती। उसके बाद गुएरा के मरे हुए शरीर को तस्वीरें खींची गईं, दुनिया को दिखाने के लिए कि क्रांति का अब मसीहा खत्म हो चुका है। उसके हाथ काट दिए गए ताकि सीधे क्यूबा मौत का सबूत भेजा जा सके। लेकिन उसका शरीर कहां गया, कई सालों तक कोई नहीं जानता था। गुप्त रूप से उसे कहीं दफना दिया गया था और इतिहास को चुप करा दिया गया था। लेकिन साल 1997 में 3 दशक बाद उसके शरीर पहचान लिए गए, उसके शरीर के अवशेष मिले और फिर गुएरा के शरीर को लाया गया सांता क्लारा, क्यूबा, उसी जगह जहां उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था। आज वहां बना है एक स्मारक, एक मकबरा, जहां सिर्फ हड्डियां ही नहीं दफन हैं, बल्कि दफन है एक आइडिया जो कभी मरा ही नहीं। और इस तरह डॉक्टर चे बना एक अमर विचार। मरते वक्त चे के पास न धन था, न पद, न सत्ता, पर उसके पास था एक सपना जो मरने के बाद और जिंदा हो गया। क्यूबा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर जगह जहां गरीब हैं वो आज भी चे को अपना मसीहा मानते हैं। चे गुएरा का नाम जो किसी के लिए क्रांति की आग था तो किसी के लिए एक आतंक की आंधी, किसी के लिए वो आजादी का मसीहा था जिसने शोषण के खिलाफ हथियार उठाए, तो किसी के लिए एक खूनी आदर्शवादी जिसने विचारधारा के नाम पर कई सारी जानें ली। कुछ की नजरों में वो मार्क्सवाद का सच्चा सिपाही था, तो कुछ के लिए कम्युनिस्ट तानाशाही का चेहरा। चे गुएरा मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है, दीवारों पर, पोस्टर में, टी शर्ट के डिजाइन में, साम्यवादी बहसों में और सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.